अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्विंस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो आइए इस चीज़ को वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पे बात की। लास्ट लेक्चर जहां पे एंड हुआ था उस वक्त हम लोग क्लोनिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह एक इंडिविजुअल की एक कॉपी बन जाती है और जिसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है एज टू दी पेरेंट, जिसको हमने उसका क्लोन कहा था। अब हम बात करते हैं एक और तरह की कॉपी, लेकिन ये कॉपी जरा थोड़ी सी फर्क होती है। अभी इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करते हैं। ये फर्क किस तरह से होती है कि इस प्रोसेस, ये कॉपी बनने का जो प्रोसेस है वो जरा क्लोनिंग से थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस को हम बेसिकली ट्विन्स या एक ब्रॉड कैटेगरी में ट्विनिंग भी कहते हैं। अब ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आइडेंटिकल का मतलब सेम और ट्विन्स का मतलब टू, यानी कि ये वो इंडिविजुअल है जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। अभी जरा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अब इसमें इस प्रोसेस को पहले जरा समझिए। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले तो एग की फर्टिलाइजेशन होती है। मैं साथ साथ ही इसकी टाइप्स बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जनरल एक फिनोमेना एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे ये एग है जो कि फीमेल गैमेट है, उसके बाद ये मेल गैमेट है। तो यहां पे ये फर्टिलाइजेशन हुई गैमेट्स की, उसके रिजल्ट में ये जाइगोट बन गया। अब फिर क्या होगा कि ये जो जाइगोट है इसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस के रिजल्ट में ये दो जाइगोट यहां से बन जाएंगे, एक ये और दूसरा ये। अब ये जो हर एक जाइगोट है ये इंडिपेंडेंटली एक एक इंडिविजुअल तक जाएगा, यानी कि एक एक अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाएगा। ऐसे ट्विन्स को जो कि बेसिकली एक सिंगल जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन के बाद दो में डिवाइड होने से बने हों, ऐसे ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है, या इनको सादा लफ्जों में हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे हैं? क्योंकि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम है, क्योंकि यहां जो जाइगोट की डिवीजन हुई थी वो तो माइटोसिस के थ्रू हुई थी, और माइटोसिस में आपको पता है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, ना सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है बल्कि कोई नई ट्रेट्स भी नहीं बनती। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज डुप्लीकेट होके आगे चला जाता है। तो यहां पे भी यही हुआ मोनोजाइगोटिक केस में भी कि जाइगोट के अंदर जब डिवीजन हुई माइटोटिक तो उसके रिजल्ट में ये टू जाइगोट्स बने जो कि फिर अल्टीमेटली टू इंडिविजुअल्स तक ग्रो करेंगे। इसीलिए ये वाले जो ट्विन्स होते हैं मोनोजाइगोटिक, ये ना सिर्फ देखने में सेम होते हैं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जेंडर भी सेम होता है। और इन देखने में क्यों सेम है, आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि ये एक ही जाइगोट की डिवीजन से बने। दूसरी टाइप जो यहां पे आती है इन ट्विन्स की, उनको हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं, या उनके लिए एक और टर्म यूज होती है दैट इज फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब ये जो डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं ये कैसे बनते हैं? इसमें डियर स्टूडेंट ये होता है कि दो एग मैच्योर होते हैं, एक ये और दूसरा फिर ये। इन दोनों एग्स को टू डिफरेंट स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे, जिसके रिजल्ट में फिर टू डिफरेंट जाइगोट्स बनेंगे और फिर वो आगे टू इंडिविजुअल, दो यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में ग्रो करेंगे। ये जो जाइगोट बनेंगे ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, या ये जो ट्विन्स होंगे ये आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे जेनेटिक मटेरियल दोनों का फर्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग एग से आए हुए हैं। ऐसे ट्विन्स को हम फ्रेटर्नल ट्विन्स या डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। इस केस में ये दो भी बन सकते हैं, ट्विन्स भी हो सकते हैं और यहां पे ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं।
ट्रिपलेट्स में क्या होगा कि 2 की बजाय 3 एग यहां पे फर्टिलाइज होंगे, उनको 3 स्पर्म फिर फर्टिलाइज करेंगे और उसके रिजल्ट में ये 3 जाइगोट्स बनेंगे जो कि अल्टीमेटली 3 इंडिविजुअल्स में जाएंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रिपलेट्स है। इन तीनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग एग की फर्टिलाइजेशन से बने हैं। अब यहां पे एक और चीज याद रखें कि ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स थे ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, क्योंकि यहां पे माइटोटिक डिवीजन हुई थी। तो लेकिन जो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं और जो ट्रिपलेट्स हैं ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनमें 3 डिफरेंट एग्स थे, उनको 3 डिफरेंट क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया, 3 डिफरेंट एम्ब्रियो बने, वो तीनों एम्ब्रियो सरवाइव किए और फिर वो अल्टीमेटली 3 इंडिविजुअल्स में ग्रो किए। सेम इज द केस विद ट्विन्स, इसमें भी 2 अलहदा एग्स थे, 2 अलहदा स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, 2 अलग अलग जाइगोट बने और फिर आगे से वो दोनों 2 इंडिविजुअल्स में सरवाइव किए। तो ये बेसिकली सारी स्टोरी है आइडेंटिकल ट्विन्स की। और जो हम इसकी टाइप्स बताते हैं, मोनोजाइगोटिक, फ्रेटर्नल ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, जिनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है, और फिर इस तरह से ये जो ट्रिपलेट्स हैं। तो इस तरीके से ये आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। अच्छा जी, अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस की, उसके जो डिफरेंट टाइप्स थी, डिफरेंट फॉर्म्स थी, उनको भी डिटेल में देखा। आइए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको हम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रिमिटिव है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अर्ली फॉर्म है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने कहा ये प्रिमिटिव है, तो फिर उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हुई, जब साइंटिस्ट को इस टाइप की एक रिप्रोडक्शन का पता चला, उन्होंने स्टडीज में देखा कि नहीं, एसेक्सुअल के अलावा सेक्सुअली भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया या स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जो मैकेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये बेसिकली कैसे होता है। इट इज ड्यू टू द यूनियन ऑफ गैमीट्स, कि इसमें एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। अब ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स हैं इनकी यूनियन होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर उसके रिजल्ट में एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी बर्थ होती है। फिर साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि ये जो सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी हाफ होता है, चूंकि मियोसिस होती है जो कि रिडक्शन डिवीजन है। उसके बाद जब आपने मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, आपने उसमें देखा है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके रिजल्ट में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस फिनोमेना को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं ये भी बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है इनका। ये जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ हमें नजर आती है उसमें, और जो डिफरेंट तरह के गैमीट्स हमें नजर आते हैं, उनकी फॉर्मेशन में इन 2 फिनोमेना का बड़ा रोल है। 2 फिनोमेना कौन कौन से हैं? एक तो है मायोसिस और दूसरी यहां पे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं।
अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैमेट्स जिनकी बात हो रही है कि पहले उनका यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी डिस्कवरी या उनका पता नहीं चला था, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना शुरू किया तो हमें इन जो नए या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गैमेट्स हैं उनका भी पता चला। इनमें हम आइडेंटिकल गैमेट्स को देखते हैं। आइडेंटिकल गैमेट्स जो है वो उनको आइसोगैमेट्स भी कहा जाता है। इनको होमोगैमेट्स भी कहा जाता है। ये वो गैमेट्स होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली जिनमें रिजेंबलेंस होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जिनमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रिजेंबलेंस होती है, ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमेट्स, आइडेंटिकल गैमेट्स या होमोगैमेट्स कहा जाता है। फिर साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ गैमेट्स जो हैं उनके दरमियान में इस तरह की रिजेंबलेंस नहीं होती, ये एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप एंड इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसे गैमेट्स को हम हेट्रोगैमेट कहते हैं। इसके बाद जो फीमेल गैमेट्स हैं जिनको हम एग या ओवा कहते हैं, ये यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक जगह के ऊपर स्टे करते हैं। जबकि जो मेल गैमेट्स हैं वो आपको पता है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहां पे अगर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, उसके बाद वो एक डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं इनटू यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रा से अल्टीमेटली आफ्टर कॉपुलेशन वो ट्रांसफर होते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी वो एक जगह स्टे नहीं करते बल्कि वो अंदर ओवरी के करीब जाते हैं फिर, और वहां जाके फिर अल्टीमेटली वो यूनाइट करते हैं विद द फीमेल गैमेट और वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो लेकिन जो ओवा है, जो फीमेल गैमीट्स हैं, ये कंपैरेटिवली इतना लंबा ट्रेवल नहीं करते। हम इनको बिल्कुल नॉन मोटाइल तो नहीं कह सकते क्योंकि डेफिनेटली जब ये ओवरी से निकलते हैं तो उसके बाद ये फिलोपियन ट्यूब के अंदर तो ट्रेवल करते ही हैं, लेकिन बहरहाल एज कंपेयर टू द मेल गैमेट्स ये उतने ज्यादा मोटाइल नहीं होते। ये स्टूडेंट याद रखिए, ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि एक मेथड प्रिमिटिव है और दूसरा ज्यादा एडवांस है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है, प्रिमिटिव मेथड्स हम उन मेथड्स को कहते हैं जो जरा लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की डिस्कवरी हुई थी। और जो एडवांस मेथड हैं वो हम उनको कहते हैं जो ज्यादा हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स के अंदर वो प्रैक्टिस होते हैं, क्योंकि ये लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा प्रिमिटिव फॉर्म है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज अभी हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट हम जो देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है। ये आपको भी पता है, चूंकि एक पेरेंट होता है उसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होती है और उसके रिजल्ट में फिर दो उससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट सिंगल होता है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें चूंकि दो गैमीट्स ने मिलना है, जिनमें से एक मेल गैमीट है दूसरा फीमेल गैमीट है, इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होती है और फिर अल्टीमेटली एक ऑफस्प्रिंग आता है इनके फर्टिलाइजेशन के बाद। दूसरा पॉइंट यहां पे है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आपने देखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते बल्कि उसी तरह सिंगल सेल डिवाइड कर रहा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होते हैं, जो अभी हमने देखा कि वो हैप्लॉइड होते हैं, एक तो जितने भी गैमेट्स हैं, और एक मेल होता है उनमें से और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। फिर इनके मिलने से जो जाइगोट बनता है वो फिर डिप्लॉयड होता है। फिर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होती, बल्कि इसमें जो इंडिविजुअल बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं।
और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई रिडक्शन नहीं होती, वो सेम रहता है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होती है, और इसमें जो गैमिट्स हैं वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, और फिर जब वो दोबारा जाइगोट बनाते हैं तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होके सेम हो जाता है एज इज प्रेजेंट इन दी पेरेंट्स। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजनी है, वो आइडेंटिकल होगी टू देयर पेरेंट, क्योंकि वो जेनेटिक कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह तो हो नहीं रही, कोई मियोसिस तो हो नहीं रही, ना ही कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज डुप्लीकेट होके ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट, वो मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि जेनेटिक वेरिएशंस आ रही होती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेट्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। अब ये जो डियर स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना है या जो जेनेटिक वेरिएशंस का फिनोमेना है, इसकी वजह से जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकेंगे टू द एनवायरनमेंट। तो इसलिए हम ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस पॉइंट के ऊपर अभी स्टिक करते हैं कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे टू देयर पेरेंट, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट होगा। फिर अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किन में है? कॉमनली इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। उसके अलावा जो छोटे एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, जो स्ट्रक्चरली सिंपल एनिमल्स हैं, जिनको हम लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स कहते हैं, उनमें ये आपको मिलेगी। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये आप याद करें, हम इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहां सिर्फ आपको एक हिंट मिल रही है। इसको आपने अगर दोबारा पढ़ना हो तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर है उसको दोबारा देखें। उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है उनमें ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एडवांटेज है ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो एडवांटेज ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो प्रोजनी होती है वो जल्दी आ जाती है। सादा लफ्जों में हम थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स इससे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये उतनी ज्यादा रैपिड प्रोसेस नहीं है टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोजनी, या when we talk about the number of progeny in a limited time, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना रैपिड मेथड नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलबत्ता ये जो प्रोजनी है ये ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कंपैरिजन का बिटवीन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में। अच्छा जी, अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन हुई तो इसके रिजल्ट में मेल और फीमेल जो जेंडर्स हैं, जो गैमीट्स हैं, जो सेक्सेस हैं, उनका भी एक ओरिजिन जहन में आया, या उनका भी एक तारुफ बेसिकली हुआ, उनका भी एक ओरिजिन हुआ कि पता चला। चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये बात करते हैं कि इसमें दो गैमीट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो जाहिर है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन हुई तो उसके बाद ये हमें चीज से समझ में आई, साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो इनमें एक गैमीट है वो मेल गैमीट होगा और दूसरा इसमें फीमेल गैमीट होगा। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें या तो वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल वो एनिमल्स होते हैं जो या तो मेल होते हैं और या फीमेल होते हैं। जैसे कॉमनली जब हमारे जहन में आता है कि एक इंडिविजुअल है, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जो कि जिनमें बेसिकली दोनों जेंडर्स पाए जाते हैं। इनको हर्माफ्रोडाइट
और बायसेक्सुअल एनिमल्स या इंडिविजुअल्स कहा जाता है। इनमें एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर बल्कि इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनल एज वेल। ह्यूमंस में ये चीज इतनी मेच्योर फॉर्म में नहीं होती, यानी कि जो हर्माफोडाइट हैं वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए यूनिसेक्सुअलिटी होना ये एक की फैक्टर है, एक जरूरी चीज है। एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, लेकिन प्लांट्स में अभी भी ये चीज जरूरी नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो बायसेक्सुअल हो सकते हैं, फिर भी उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होगी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों जेंडर्स होते हैं। जैसे अगर आपको पाइन की एग्जांपल याद हो तो उसमें जब हम उसका लाइफ साइकिल देख रहे थे पाइन ट्री का, तो हमने कहा था कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल कोन्स भी होती हैं और फीमेल कोन्स भी होती हैं। अब इस बायसेक्सुअलिटी के बावजूद, जैसे कि टेपवर्म और अर्थवर्म में भी ये बायसेक्सुअल होते हैं, इसके बावजूद इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और इसी वजह से ये एडवांटेज लेते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, क्योंकि जब इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो होगा, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू ऐसे इंडिविजुअल जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, नई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। अब डियर स्टूडेंट, हम 12 फर्टिलाइजेशन की बात कर चुके हैं और इसको हम ये कह चुके हैं कि ये बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स की यूनियन है, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच लीड्स टू द यूनियन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कौन से होंगे? एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज याद रखिए कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर होती है। ऐसी फर्टिलाइजेशन विच मे अकर और विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी ऑफ द फीमेल के अंदर हो, ऐसी फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल चीज है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अच्छा जी, अब आप देखते हैं कि आखिर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और ये किन किन एनिमल्स में होती है। डियर स्टूडेंट, हमने पहले बात की कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। अब ये नॉर्मली इक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो एक जगह पे एग लेइंग करती है पानी में ही, और जो मेल स्पर्म्स हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, वो स्विम करके इन एग्स को आके फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन एग्स तक पहुंचते हैं और फिर यहां इनकी यूनियन होती है और अल्टीमेटली क्या चीज होती है? फर्टिलाइजेशन। ऐसी फर्टिलाइजेशन को, चूंकि ये बॉडी से बाहर हो रही है, ऐसी फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें नॉर्मली डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो भी आउटसाइड द बॉडी होगी। जैसे फ्रॉग और फिश के केस में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इनमें ये जो फीमेल्स हैं, फ्रॉग की भी और जो फिश फीमेल्स हैं, वो एक जगह पे एग लेइंग कर देती हैं और फिर जो मेल एनिमल्स हैं वो उन पे आके अपने गैमेट्स का स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद फिर वहां पे उनकी फ्यूजन होती है, यूनियन होती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद आगे से वो फिर डेवलपमेंट का फेज आ जाता है और उसके बाद उनके नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी,
अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इसमें फीमेल का जो गैमीट है, जो एग है, वो ऑलरेडी फीमेल की बॉडी में होगा। इसके बाद फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म या मेल गैमिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वहां पे ये फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। अब इसमें आइडियली जो फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होती है। अभी हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो एक्सटर्नल हो या वो आउटसाइड द बॉडी हो। ये कैसे हो सकता है? आप रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में देखते हैं कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो तो इंटरनल होती है। इनमें मेल और फीमेल की मेटिंग होती है। इसके रिजल्ट में मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। वहां पे वो उनमें से एक जो सिलेक्टेड स्पर्म होता है वो जाके फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, जिसके रिजल्ट में एक एम्ब्रियो बनता है। वो फिर जो एम्ब्रियो है वो एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर कवर हो जाता है, जिसको हम शेल्ड एग कहते हैं। और उसके बाद फिर जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है, और फिर एग लेइंग के बाद उसको एक आइडियल टेम्परेचर, जब आइडियल उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं उन एग्स को, तो उसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है। और उसके बाद फिर एक खास टाइम पूरा होने के बाद एग की हैचिंग होती है और उसके रिजल्ट में फिर नया इंडिविजुअल दुनिया में आता है। ऐसे एनिमल्स को हम ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं, जो कि अंडे देते हैं। इनमें रेप्टाइल्स हैं और इसके साथ साथ बर्ड्स हैं। इनमें जो की पॉइंट आपने याद रखना है कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है इन द एग। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगी। इसकी मिसाल हमने यहां देखी रेप्टाइल और बर्ड्स। और ऐसे एनिमल्स को ओवीपेरस एनिमल्स कहा जाता है या ओवीपेरस कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो मैमल्स हैं इनके केस में क्या होता है। इनमें एक तो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। ये कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो भी मैमल्स के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डेवलप हो रहा होता है। और फिर एक खास टाइम के बाद, जो कि हर स्पीसी के लिए मुख्तलिफ है, बॉडी के अंदर वो टाइम गुजारने के बाद वो इस दुनिया में आ जाता है और इस प्रोसेस को हम बर्थ कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम विविपेरस कहते हैं, जो कि बच्चे देते हैं। ओवीपेरस थे जो अंडे देते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। जो विविपेरस हैं इनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो भी इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। तो इनको विविपेरस एनिमल्स या विविपेरस कहा जाता है। अच्छा जी, अब हमने ओवीपेरस और विविपेरस तो डिस्कस कर लिए कि ओवीपेरस वो एनिमल्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सटर्नल है। विविपेरस को हमने कहा कि ये वो मैमल्स हैं बेसिकली जिनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो भी इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है। अब यहां पे डियर स्टूडेंट एक ट्विस्ट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। कुछ जो मैमल्स होते हैं जैसे ये डकबिल, प्लेटिपस और या जो स्पाइनी एंट ईटर है, इनमें क्या होता है, द इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ यंग वन in a shelled egg, and when
development is completed, shelled egg is laid which hatches to offspring. यानी कि अब यहां पे क्या चीज समझ में आई कि ये जो मैमल्स हैं जैसे डक बिल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, इनमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी? इंटरनल। शाबाश। उसके बाद जब एम्ब्रियो बनेगा तो डेवलपमेंट कौन सी होगी? वो भी इंटरनल होगी। लेकिन बाकी जो विविपेरस थे उनमें हमने कहा था कि यहां जो इंटरनल डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली ऑर्गन के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है, और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसके अराउंड हमने किसी भी तरह के शेल का तस्करा नहीं किया था। लेकिन ये जो डकबिल वगैरह का केस है, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इनमें इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो शेल्ड एग के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो इंटरनल है, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है, बट द एम्ब्रियो डेवलप्स इन ए शेल्ड एग। और जब उसकी इस शेल्ड एग के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये शेल्ड एग जो है ये इट इज लेड, और जो कि फिर हैच करता है और उससे नया ऑफस्प्रिंग दुनिया में आता है। तो ऐसे एनिमल्स को जो ये वाला पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, डेवलपमेंट भी इंटरनल होगी, लेकिन शेल्ड एग के अंदर होगी, और फिर आफ्टर डेवलपमेंट जो शेल्ड एग है वो ले होगा और हैच करेगा। ऐसे एनिमल्स को या ऐसी कंडीशन को हम ओवो विविपेरस कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर सा लग रहा है ऑफ ओविपेरस एंड विविपेरस कंडीशंस का, तो इसलिए इसको हम ओवो विविपेरस कंडीशन कहते हैं। किन किन में होती है? डकबिल्स में होती है, प्लेटिपस जो है, डकबिल प्लेटिपस, और जो स्पाइनी एंट ईटर है, इनमें ये ओवो विविपेरस कंडीशन होती है। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक और बड़ी काबिल जिक्र बात है कि जो विविपेरस एनिमल्स हैं और ओवो विविपेरस एनिमल्स हैं, ये अपने यंग वंस को ड्यूरिंग डेवलपमेंट ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विविपेरस में चूंकि जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर ही होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है, और जो ओवो विविपेरस है उसमें वो ना सिर्फ बॉडी के अंदर होता है बल्कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ शेल्ड एग। तो इसलिए विविपेरस एनिमल्स और ओवो विविपेरस एनिमल्स जो हैं ये अपने डेवलपिंग यंग वंस को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। अब इनमें जो नरिशमेंट है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो प्रोवाइड की जाती है ईदर थ्रू दी स्टोर्ड फूड जो कि एग के अंदर होता है, और या फिर उनका एक मदर के साथ कनेक्शन बन जाता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। अभी आप आने वाले लेक्चर्स में इस चीज को डिटेल से देखेंगे कि ये प्लेसेंटा बेसिकली क्या चीज होता है और ये क्या कनेक्शन है। तो इनमें मदर और फीटस के दरमियान में एक कनेक्शन बन जाता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये खास तौर पे ये जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है ये विविपेरस एनिमल्स में हो रही होती है। इसमें चूंकि शेल नहीं होता उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड, तो मदर और इसको नरिशमेंट के लिए ये फिर मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है और वहां उसका मदर के साथ प्लेसेंटा के थ्रू एक कनेक्शन बन जाता है जिससे वो मदर से फिर न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से किस किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में पूछ सकते हैं सबसे पहले कि आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं। फिर वो आपसे इनकी टाइप्स पूछ सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस की थी, जिनमें मोनोजाइगोटिक हैं, डाइजाइगोटिक हैं और ट्रिपलेट्स हैं जिनको फ्रेटर्नल ट्रिपलेट्स, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हमने कहा था, तो आप इसका तस्करा करेंगे। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस टॉपिक में से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपसे कंपैरिजन का कहा जा सकता है कि कंपेयर दी
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो याद करें जो हमने एक टेबल बनाया था, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बड़ा डिटेल में कंपेयर किया था। तो आप वो यहाँ पे बनाएंगे और साथ उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है उसमें से ये सवाल आ सकता है कि डिस्क्राइब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जिस तरह आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो यूनियन है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का, ये इनसाइड द बॉडी हो रहा होता है। साथ आप एक एक एग्जांपल भी बता दीजिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में होती है। फिर इसके बाद एग्जामिनर आपसे जो हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी फर्टिलाइजेशन की, जिनमें ओवीपेरस, विवीपेरस और ओवोविवीपेरस कंडीशंस हमने पढ़ी थी। ओवीपेरस जो एग लेइंग है, साथ साथ आपने डियर स्टूडेंट एग्जांपल जरूर बतानी है, ये हमने यहाँ बताई हुई है आपको डिस्कशन करते हुए। तो फिर ये विवीपेरस जो बच्चे देते हैं और ओवोविवीपेरस जो कि जिनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है और जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस है वो भी इंटरनल होती है, लेकिन जो फीटस है वो एक शेल्ड एग के अंदर डेवलप होता है इनसाइड दी बॉडी ऑफ द फीमेल, और फिर वो शेल्ड एग की लेइंग होती है और उसके बाद वो हैच करता है एग और उसमें से ऑफस्प्रिंग दुनिया में आता है। अच्छा, यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक में से बहुत से आ सकते हैं, क्योंकि यहां इस टॉपिक में एक एक लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डैश टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डकबिल प्लेटिपस, तो आप इसमें कौन सी फॉर्म बताएंगे, कौन सी डैश में क्या चीज आएगी? शाबाश, ओवोविवीपेरस। फिर ओवीपेरस में से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डैश टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बर्ड्स, तो आप कहेंगे कि ये ओवीपेरस टाइप की डेवलपमेंट है जो इन बर्ड्स में होती है, क्योंकि आपको पता है वो एग लेइंग है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है लेकिन जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एग में पैक होके तो फिर दुनिया में आ जाता है। उसके बाद दुनिया में आने के बाद, बाहर आने के बाद बेसिकली उसकी सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये वो डियर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल सैंपल क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो मैं आपको कुछ चैप्टर्स के एंड के ऊपर बताता हूं, ये सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चंस है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चीज को डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो हम हर चैप्टर के एंड के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप उस एक्सरसाइज को देखें, उसमें जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में जिस जिस टाइप के दिए हुए हैं वो मैं आपसे वहां पे उनको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करता हूं और वहां पे वो हम डिस्कस करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हम टॉपिक के एंड के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना कि इस टॉपिक में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस तरह से आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बेसिकली इसका मकसद होता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको आइडेंटिकल ट्विंस का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको एक दफ़ा बुक से भी पढ़िएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको भी ज़हन नशीन कीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।